हेलो बच्चों, आज मैं आपको अपना ड्रेसिंग रूम दिखाता हूँ। ये देखिए, है ना सुंदर। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? आज मैंने इन्हें ग्रे कलर से कलर किया है। चलिए, अब ज्यादा बातें ना करके कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले भाग में आपने सुना था कि चंद्रभान को नीलाभ नाम का घोड़ा मिल चुका है और वो आकाशी नाम के घोड़े की तरफ जा रहा है। तो कहानी शुरू करते हैं। नीलाभ तो जैसे प्रकाश के वेग से चल रहा था, पर चंद्रभान को असुविधा नहीं हो रही थी, जैसे वह इसका अभ्यस्त हो। वे भारत के उत्तर पूर्वी भाग की ओर जा रहे थे। घना जंगल पार करके नीलाभ एक नदी किनारे रुका। नदी घने जंगल के बीच से होकर बहती थी और यहाँ मनुष्यों के कोई चिन्ह नहीं थे। नीलाभ ने कहा, महाराज, हम पहुँच गए। आकाशी को आपकी इच्छा का पता चल जाएगा। आपकी परीक्षा कभी भी ली जा सकती है, तो तैयार रहिएगा। ये आज भी हो सकता है और कुछ दिनों के बाद भी। चंद्रभान ने हाँ में सिर हिलाया और अपने लिए कंदमूल फल लेने चल पड़े, क्योंकि उन्हें जोरों से भूख लगी थी। अब उन्हें याद आया कि वो 3 दिनों से ध्यान में डूबे थे और न कुछ खाया था न पिया था। नीलाभ वहीं आराम करने लगा। चंद्रभान ने उसे पेड़ के तने से बांध दिया। 3-4 दिन यूं ही चंद्रभान उठते, नित्य कर्म करते, मिट्टी के शिवलिंग की उपासना करते, रात्रि में पेड़ के ऊपर लेटकर सो जाते। एक सुबह जब वो भोजन की तलाश से वापस आए, तो उन्होंने देखा नीलाभ तो वहाँ है ही नहीं। वहाँ पहियों के, मनुष्यों के, घोड़ों के, इन सभी के पैरों के निशान थे। हाथापाई के आसार दिखाई दे रहे थे। एक पेड़ के तने से एक छोटा सा तीर गड़ा हुआ था। वो तीर उनकी हथेली से लेकर कूहनी तक की लंबाई का रहा होगा। उन्होंने उससे निकालकर सूंघा तो बहुत तेज गंध आई। जरूर यह किसी रासायनिक घोल में डुबोया गया है। वो विष भी हो सकता है। ये सोचकर तो चंद्रभान एकदम व्याकुल हो उठे। वो समझ गए नीलाभ का अपहरण हुआ है। उन्होंने पद चिन्हों का पीछा किया जो घने जंगल में लुप्त हो गए थे। चंद्रभान उसी दिशा में बढ़ते रहे। बहुत भटकने के बाद वो थक कर बैठ गए। वो बस यही सोच रहे थे कि मैंने नीलाभ को क्यों बांधा। अगर वो स्वतंत्र होता तो अपनी रक्षा कर लेता। उसकी गति के सामने कौन टिकता। यही सब सोच रहे थे कि एक छोटा तीर जाने कहां से आके उनकी बाह में धंस गया। ये पिछले वाले तीर से भी छोटा था। चंद्रभान की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उन्हें होश आया तो सूरज पश्चिम में डूब रहा था। चंद्रभान ने हिलने की कोशिश की तो पाया कि उनका शरीर रस्सी से जकड़ दिया गया है। वे आदिवासियों से घिरे हुए थे जो विचित्र भाषा बोल रहे थे। उन्होंने पेड़ की पत्तियां, पेड़ों की मुलायम छालें शरीर पर धारण करी हुई थीं और चेहरे पर रंग बिरंगे रेखाएं बनाई थीं। हाथ में एक लंबा दंड पकड़ा हुआ था। वे सभी श्वेत वर्णी थे, परंतु शरीर का अधिकांश भाग रंग बिरंगे चित्रों से ढक रखा था। वे अत्यंत आकर्षक थे। तभी वो सभी एक तरफ हट गए और उनका मुखिया आगे आया। मुखिया ने पूछा, तुम कौन हो? यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? चंद्रभान ने अपना परिचय राहगीर के रूप में दिया और नीले अश्व के खो जाने वाली बात बताई। मेरा नाम होजो है। मैं इस भूभाग का भूपति हूँ। हम शाकाहारी हैं। यहीं पर्वतीय क्षेत्र में नरभक्षी रहते हैं। वे ताकत में हमारे समान हैं, अतः हम आपसी समझौते से एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करते। यदा कदा वे हमारे निहत्थे लोगों को अपना शिकार बनाने में सफल हो जाते हैं। हमारे आदमियों ने ऐसे एक घोड़े को उन्हें ले जाते हुए देखा जरूर है। होजो ने इशारा किया तो एक व्यक्ति ने चंद्रभान का बंधन मुक्त कर दिया। हे ईश्वर, क्या वे उसे खा जाएंगे? चंद्रभान ने पूछा। नहीं, वो उसको सवारी के काम लाएंगे। पालतू जानवरों की तलाश में वे प्रायः घूमते रहते हैं। जब जानवर सवारी या अन्य सेवा प्रदान करने के लायक ना रहे, तब वे उसे खाते हैं। हम भी पालतू जानवरों की तलाश में जंगल में जाते हैं। वहीं मेरे लोगों ने तुम्हें देखा तो यहाँ ले आए। शुक्र करो हमारे व्यक्तियों की दृष्टि तुम पर पहले पड़ी। यदि नरभक्षियों ने देख लिया होता तो उनके रात्रि भोज की थाल में परोसे जा चुके होते। तुम्हें अपने प्राण प्रिय हो तो यथाशीघ्र अपने राज्य लौट जाओ। ओह, कम से कम आपने मुझे इतनी तसल्ली दी
कि मेरा अश्व जीवित है। मैं अभी उसकी तलाश में जाना चाहता हूँ, आज्ञा दीजिए। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? नरभक्षी भयानक हैं, उनके मध्य से अश्व लाना असंभव है। घोड़े का प्रबंध हम कर देते हैं, तुम उस पर बैठकर अपने देश लौट जाओ। मानव मांस उन्हें अत्यंत प्रिय है। तुम्हारा अश्व तो उनके बीच कुछ दिन या कुछ वर्ष जीवित रह लगा, लेकिन तुम अवश्य ही आज ही उनका भोजन बन जाओगे। नहीं, मैं अपने घोड़े के बिना नहीं जाऊंगा। मेरे कारण उसके प्राण संकट में है। यदि मैं उसे वृक्ष से बांध कर नहीं गया होता तो वह स्वयं को बचा लेता। उसके प्राण बचाना मेरा कर्तव्य है। भला यह क्या बात हुई? पालतू जानवरों के प्रति उनके स्वामी के भी कोई कर्तव्य होते हैं, ऐसा पहली बार सुना है। आप नहीं समझेंगे, मैं समझा भी नहीं सकूंगा। बस इतनी प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जाने दीजिए। जैसे आपकी इच्छा। वे नरभक्षी हमारी तरह नींद की औषधि से भुजे तीर रखते हैं। आज हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। मेरे लोग आपको तीरों से बचने के लिए कवच और आवश्यक सूचना दे देंगे। आप कल सुबह ही यात्रा पर निकल सकते हैं। होजो और चंद्रभान जल्द ही मित्र बन गए। चंद्रभान ने आखिर उसे अपना असली परिचय दिया और वहां आने का कारण बताया। होजो ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और उसे शुभकामनाएं दी। सैनिकों ने चंद्रभान को धातु से बना एक सुरक्षा कवच दिया जो शरीर के ऊपरी भाग और बाहों को तीर से बचाएगा। सुबह भोर के समय तैयार होकर चंद्रभान विदा लेने के लिए होजो के पास गए। हमारे सिपाही आपको नरभक्षियों की सीमा क्षेत्र में छोड़ आएंगे। क्षमा करें, इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। ठंडी सांस लेकर होजो ने कहा। भूपति, आपकी इस सहायता के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। अपने मन पर बोझ ना लें, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। चंद्रभान को नरभक्षियों की सीमा में छोड़कर होजो के सैनिक लौट गए। यह हरी भरी कम ऊंचाई वाली पहाड़ी थी। चंद्रभान कुछ ही कदम चले होंगे कि लगभग 20 नरभक्षियों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने मुंह में खोखले तने दबा रखे थे जिसमें नींद से घुले हुए तीर थे जो भूख मारकर वो दुश्मन पर फेंकते थे। होजो के सैनिकों के पास वो ये हथियार पहले ही देख चुके थे। बड़े जानवरों के लिए बड़े तीर और मनुष्यों और छोटे जानवरों के लिए छोटे तीर। चंद्रभान सबको मौत के घाट उतारते आगे बढ़े। उनके तीर कवच से टकराकर टूट जाते। 20 लोगों को मारकर वे कुछ ही कदम आगे बढ़े हुए होंगे कि बहुत सारे नरभक्षियों ने उन्हें घेर लिया, पर उन पर आक्रमण नहीं किया। उसी समय वो एक तरफ हटे और उनका मुखिया आगे आया। वह भयानक था, बदसूरत था और बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। उसके चेहरे पर चाकू से काटकर रेखाएं बनाई गई थीं, जो शायद मुखिया के ही लिए रिवाज होगा। अन्य लोगों ने मात्र रंग बिरंगे चित्र ही शरीर पर बनाए थे। मुखिया ने कहा, पथिक, लड़ने से कोई लाभ नहीं। तुम हमारी सेना से नहीं जीत सकते। हमने बहुत दिनों से नरमांस नहीं खाया है। आज हम भोजन का आयोजन करेंगे। जितनी जल्दी हार मोल लोगे उतनी ही सरल मृत्यु को प्राप्त होगे, वरना एक एक कर हम तुम्हारे जीवित रहते ही तुम्हारे अंग काटेंगे और फिर अंत में तुम्हारे प्राण ले लेंगे। दांत किटकिटाकर मुखिया ने कहा। बात करते हुए वो फरसा हवा में लहराते हुए चंद्रभान को आने वाली मृत्यु का दृश्य दिखा रहा था। चंद्रभान ने कहा, हमें पता है हम अकेले तुम्हारे सैनिकों का सामना नहीं कर सकते, परंतु मरते मरते कई और सैनिकों की जान जरूर ले जाएंगे और इतने सिपाही खोकर तुम भी नुकसान ही उठाओगे। इन मरने वालों में कोई तुम्हारा संबंधी भी हो सकता है। हम जानते हैं कि तुम्हारा पड़ोसी राजा तुम पर घात लगाए बैठा है। सोचो यह सूचना उसे कितना बल देगी कि तुम एक अकेले व्यक्ति से नहीं निपट सके। चंद्रभान की बात पर मुखिया गुर्राया, पर आगे बढ़ने की शक्ति उसमें नहीं थी। वो चंद्रभान की वीरता का नमूना देख चुका था। चंद्रभान ने देखते ही देखते उसके 20 आदमियों को काट डाला था। चंद्रभान ने उसे सोचते देखा तो कहा, एक उपाय है। हम स्वयं तुम्हारे सुपुर्द होने के लिए तैयार हैं। तुम उस नीले घोड़े को स्वतंत्र कर दो जिसे तुमने कैद किया है और हम आत्मसमर्पण कर देंगे। वो उद्दंड घोड़ा, वो जंगली हमें सवारी नहीं करने दे रहा था। यदि वह हट करता तो हम उसे कुछ ही दिनों में मौत के घाट उतार कर खा जाते।
परंतु पशु के बदले तुम अपने प्राणों की आहुति क्यों दे रहे हो? वह मेरी शरण में है, उसके प्रति मेरा उत्तरदायित्व बनता है। उसने मुझे अपना स्वामी चुना है। यदि तुम्हें यह शर्त मंजूर नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मुखिया ने अपने आदमियों को इशारा किया। वे फौरन नीलाप को ले आए। ठीक है, हम इसे छोड़ते हैं। नरमांस के बदले यह सौदा बुरा नहीं है। हमें घोड़े के मांस की अपेक्षा नरमांस अधिक भाता है। चंद्रभान ने नीलाप को अपने देश लौटने का आदेश दिया और वो देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। चंद्रभान ने हथियार डाल दिए, उन्हें बंदी बना लिया गया और एक झोपड़ी में बांधकर डाल दिया गया। भोज की तैयारी शुरू हुई। आग जलाकर नरभक्षी पुरुष और बच्चे उसके चारों ओर नृत्य कर रहे थे और स्त्रियां भोज की तैयारी कर रही थीं। तभी अचानक शाकाहारियों ने उन पर आक्रमण कर दिया गया। नरभक्षियों से वो इलाका खाली हो गया। कुछ मारे गए, कुछ भाग गए, कुछ बंदी बना लिए गए। चंद्रभान की रस्सियां खोल दी गईं। होजो सामने आया। राजन, आप ठीक तो हैं? आप यहाँ कैसे? आपको मेरे कारण नरभक्षियों से बैर नहीं करना चाहिए था। ऐसा मत कहो मित्र, हम अपने किए पर लज्जित हैं। मित्र कहकर भी आपको मौत के मुंह में अकेला भेज दिया। हम सोच रहे थे कि क्या करें, तभी हमारे पूज्य देव ने हमें दर्शन दिए, आपकी सहायता करने का आदेश दिया। हमने आज तक अपने पूर्वजों से उनके विषय में सुना था पर दर्शन नहीं किए थे। उन्होंने हमारे कई पूर्वजों को समय समय पर सहायता की थी। उन्होंने मुझे दर्शन दिया। यह सौभाग्य मुझे तुम्हारे कारण ही मिला है। होजो ने एक तरफ इशारा किया जहां कुछ ही दूर पर एक आकाशवर्णी अश्व खड़ा था। ये तुम्हारे इष्ट देव हैं? हाँ, वही जिनकी तलाश में तुम यहाँ आए हो, वही दिव्याश्व। तभी आकाशी बोला, राजन, आप मेरी परीक्षा में पास हुए हैं। मैं आपकी सेवा में सहर्ष उपस्थित हूँ। नीलाप पुनः अपने क्षेत्र लौट गया है। वापसी में वो हमारे साथ आएगा। अगले अश्व का स्थान मैं आपको बताऊंगा। किसी को छूते ही मानो कानों में ओम का उच्चारण हुआ। आकाशी पर सवार होकर चंद्रभान ने होजो से विदा ली और पूर्वी भारत की ओर चल पड़ा। आकाशी, तुमने हमारे किस गुण की परीक्षा ली? महाराज, मेरा रंग आकाश के समान है। आकाश की कल्पना हम पिता के रूप में करते हैं। वह छत के समान